नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो खंभे होते हैं, लेकिन इनके बीच जब दुश्मनों की तरह ठन जाए, दोनों दल एक दूसरे को देशद्रोही और आतंकी संगठन ठहराने लगे, तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन इन दिनों देश की राजनीति में यही हो रहा है। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगाती रही है, कुछ वैसा ही आरोप इस बार बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कांग्रेस को वोट देने का मतलब आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा को वोट देना बताया है। रैना ने कांग्रेस की तुलना गद्दार, बेईमान, आतंकी संगठन और पाकिस्तान परस्त दल से कर डाली है। दोनों दलों में जैसे को तैसा की मानो होड़ सी लग गई है। ये पूरा विवाद जम्मू कश्मीर में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सामने आया है। जाहिर है बयानबाजी सियासी है। सवाल उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर जैसे सूबे में जहां दिन रात लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिशें जोर मारती रहती हैं, इस तरह की सियासत वाजिब है? आतंकियों की घुसपैठ, आतंकियों से मुठभेड़ और आतंकियों की धमकियों के बीच जम्मू कश्मीर में निकाय और पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दल जो है पहले ही बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। अलगाववादी संगठन हुर्रियत भी इसके खिलाफ है। धमकियों के बावजूद जो उम्मीदवार मैदान में डटे हैं, उन्हें आतंकी संगठनों से हर वक्त जान का खतरा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा जिम्मेदार रवैये की उम्मीद की जाती है। लेकिन ऐसी उम्मीदों से परे दोनों दलों में चुनाव जीतने के लिए सस्ती बयानबाजी की होड़ है। दोनों दलों के ऐसे रवैये से कई सवाल खड़े होते हैं जो हम तो पूछेंगे कि क्या सियासी जंग में कांग्रेस की तुलना आतंकी संगठन से करना जायज है? हम तो पूछेंगे क्या कांग्रेस को आतंकी संगठन कहने के लिए बीजेपी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? और आखिरी सवाल, क्या बीजेपी आरोप प्रत्यारोप की जंग में कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब दे रही है? कांग्रेस को आतंकी बताकर जीतेगी बीजेपी? इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। कांग्रेस के नेता बयान देते हैं तो लश्कर वाले ताली बजाते हैं। कांग्रेस के लोग बयान देते हैं, भाषण करते हैं, हिजबुल वाले ताली बजाते हैं। कांग्रेस के नेता भाषण देते हैं, जैसे मोहम्मद के आतंकवादी ताली बजाते हैं। तालिबान वाले ताली बजाते हैं, हुर्रियत वाले ताली बजाते हैं। जो लोग देश की आर्मी को गाली दे, क्या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए? हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, कांग्रेस को आतंकी बताकर जीतेगी बीजेपी? कांग्रेस को वोट देने का मतलब है लश्कर को वोट, आतंकवादियों को वोट, पाकिस्तान को। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है देश के गद्दारों को वोट, बेईमानों को वोट, देश के साथ दगा करने वालों को वोट। लश्कर-ए-तोयबा को चुनाव लड़ने का मौका वो दे रहे हैं। रिपोर्ट आ रही, पंचायत चुनाव में आतंकवादी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच की ये जंग चुनावी है। जम्मू कश्मीर में नगरपालिका और पंचायत चुनाव का मैदान तैयार है। मौका देख बीजेपी ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना ताली बजाएं और वो कांग्रेस के नेताओं की तारीफ करें, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पाकिस्तान में बैठे आतंकी और पाकिस्तान के आईएसआई के लोग हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने की कोशिशें कर रहे हो, इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं देश दुश्मन ताकतों के साथ मिली है और हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश कर रही है। जिस पार्टी का इतिहास देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हो, उसके लिए नफरत की ऐसी जुबान बीजेपी के सहयोगियों को भी रास नहीं आ रही। नहीं, ऐसा विभाजनकारी बयान किसी भी दल को नहीं देना चाहिए। भाजपा भी और कांग्रेस भी वैली में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ते रहते हैं और ऐसे बयानों से नफरत की बू आती है। आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर चुके राहुल ने बीजेपी को मानो उनके शीशे के घर पर पथराव का मौका दे दिया।
इसलिए रैना के बयान से पल्ला झाड़ने की जगह बीजेपी उसके साथ खड़ी हो गई है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, उन्होंने कुछ महीने पहले बयान दिया और हिंदुस्तान की हमारी आर्मी को जम्मू कश्मीर के अंदर उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए। और गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद लश्कर तोयबा के जो आतंकी सरगना हैं हाफिज सईद, उन्होंने गुलाम नबी के लिए ताली बजाई। और कांग्रेस के लोग देश की सेना को गाली और आतंकवादियों के लिए ताली। ये देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। तो ये कांग्रेस आखिर किसके साथ खड़े होकर दिखना चाहती है? भारत के जनता के समर्थन यदि चाहती है, क्या विदेशी या पाकिस्तानी आतंकी संस्थाओं के साथ, हाफिज सईद के साथ, लश्कर तैयबा के साथ इस प्रकार के नरमी पेशा कर, तो क्या देश के साथ गद्दारी का काम नहीं कर रही है? लश्कर तोयबा की फंडिंग कौन करता है? सबको मालूम है, पाकिस्तान। और सबको मालूम है कि नवाज शरीफ के राज में आतंकवादी संगठनों, हाफिज जैसे लोग हुआ करते थे। तो किसने कहा था कि बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाओ लाहौर में और नवाज शरीफ के मां के कदमों पे सर रख दो? अरे वो सर नरेंद्र मोदी का नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का था। और उसी दिन से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी, पठानकोट हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जंग और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए दोनों दलों से ज्यादा जिम्मेदार रवैये की उम्मीद की जाती है, लेकिन चुनावी जीत के आगे न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी को अब कुछ सूझता है। इसलिए हम तो पूछेंगे कि क्या कांग्रेस की तुलना आतंकी संगठन से करना बीजेपी की हताशा दिखाता है? और अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या कांग्रेस की तुलना आतंकी संगठन से करना बीजेपी की हताशा दिखाता है? अगर आपका जवाब हां है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #आतंक पर राजनीति के जरिए दे सकते हैं। बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, जो कि RSS एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ पल्लवी शर्मा, वकील, और इनके अलावा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनके अलावा इरफान हफीज लोन सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जम्मू कश्मीर के विषयों पर बड़ी पकड़ रखते हैं, पेशे से वकील भी हैं। और इनके अलावा हमारे साथ सुशील पंडित, जो कि कश्मीरियों का हक, उनकी आवाज को बुलंद तरीके से रखते हैं। शुरुआत गौरव भाटिया मैं आपसे करूंगी। आप तो वकालत से जुड़े रहे हैं, आप पढ़े लिखे, खुद अपने आप को तमाम तरह की जानकारियों से लैस मानते हैं। हम देखते हैं आप बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, लेकिन जो कुछ आज हमने सुना रविंद्र रैना के मुंह से, क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस से और पूरे देश से उनको इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए? प्रीति जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि किसी भी नेता को चाहिए कि जब वो बयान दे तो पूरी जिम्मेदारी से दे। और बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिसका कांग्रेस को उत्तर देना है, और अब अभी मैं तथ्यों के साथ बात रखूंगा, लेकिन संयम रखना जरूरी होता है साथ में। लेकिन यह भी बात जरूरी है कि जब देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को आप चोर बुलाएं, क्या वो उचित है? क्या ये उचित है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हो और पूरा देश और हर नागरिक जश्न मना रहा हो, तो पाकिस्तान कहे कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई हो और कांग्रेस के नेता कहें कि प्रूफ दो? तो मैं समझता हूं देश की आर्मी का यह भी अपमान है। और क्या यह सही नहीं है कि राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करी और उसी बात को उठाते हुए बल दिया पाकिस्तान को, जिसने यूएन में भी यह बात कही कि आरएसएस की वजह से भारत का लोकतंत्र कमजोर हुआ है? तो अपने वक्तव्य से जब आप दुश्मन की सोच से मिल जाएंगे और दुश्मन को मजबूती देंगे और देश को खोखला करेंगे, यह भी एक चिंता का विषय है। और हमें नहीं भूलना चाहिए किस तरह से गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि देश की सेना ज्यादा नागरिकों को मारती है, आतंकवादियों को कम, और लश्कर तैयबा ने समर्थन करके कहा था देखिए भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी है कि वो जिम्मेदारी से बयान दे। मैं गंभीरता से आपसे वही सवाल पूछ रही हूं। जिस पार्टी को मॉडर्न इंडिया का वजूद तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हम सब ने देखा, उन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है मौजूदा भारत का, जिस पार्टी की वजह से आपकी पार्टी इस वक्त सत्ता में है, जिसने वो तमाम जो प्रोसेस है उनको आगे बढ़ाया, आप अभी भी अपने और रैना के उस बयान पर कायम है
जो लगातार वो कहते दिख रहे हैं, अब बहुत ही बुलंदी के साथ, किसी तरह की उनको इस बात को कहने में जरा सी भी हिच नहीं है। प्रीति जी देखिए, कांग्रेस ने जब इतिहास में हम जाएंगे कुछ अच्छा काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से उसकी तारीफ करी है। आप देखेंगे मोहन भागवत जी जब बोले, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस का योगदान रहा है। और मैं कहता हूं कि संयम बरतना चाहिए, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो। इसी बात से मैंने कार्यक्रम की शुरुआत करी। लेकिन प्रश्न यह भी है कि नरेंद्र मोदी जी के नफरत का भाव रखने वाली कांग्रेस जब पाकिस्तान का समर्थन करने लगे। आप रविंद्र रैना के इस बयान की निंदा करते हैं जो उन्होंने कहा? मैं ये जरूर कहूंगा कि जो उनका बयान आया है, वो बयान जब हम शुचिता की बात करते हैं जिम्मेदारी से देना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो मुख्य मुद्दा उठाया है, अगर तमाम उदाहरण जो मैंने दिए हैं, तो कांग्रेस की जवाबदेही बनती है कि वो क्यों हमारे ही देश के खिलाफ खड़ी होती है। और ऐसा क्यों है कि रहमान मलिक ये कहते हैं कि राहुल गांधी अगला प्रधानमंत्री है। क्यों देश के खिलाफ अगर खड़े होंगे तो ऐसी बातें कांग्रेस को सुननी पड़ेगी। जी प्रीति जी, मैंने बहुत धैर्य से सुना इनको, अब ये भी थोड़ा सा धैर्य से सुने मुझको। देखिए, मौजूदा परिस्थिति देखिए क्या है, वहां पर पंचायत के और लोकल बॉडीज के चुनाव है वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार वहां पर 3 साल रही है। मौजूदा परिस्थिति में भी इनका केंद्र शासित राज्य है, वो गवर्नर रूल है, यानी 4 सालों से भारतीय जनता पार्टी वहां पर काबिज है। इन 4 सालों में इन्होंने जम्मू कश्मीर के कोई विकास का काम नहीं किया, केवल वहां पर उन्होंने आर्थिक और सामाजिक शोषण किया है। और जम्मू कश्मीर के, सुनिए ना, ये अभी आप चुप रहिए ना। देखिए, मैंने प्रीति जी, मैंने बहुत धैर्य से सुना इनको। अब इनको डिबेट का कानून का पालन करना चाहिए। प्रीति जी, अगर ये इस तरह से पालन नहीं करेंगे तो मैं भी बीच में बोलूंगा। आपका पालन हम जानते हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर भी आपको देना होगा। मैंने आपको मौका दिया, आपने देखिए कश्मीर का नुकसान किया, और आज आप विकास के एजेंडे पर राहुल गांधी जो है नहीं जा सकते, इसीलिए करते हैं आरएसएस की ये नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं, को अगला प्रधानमंत्री बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता का भावनात्मक शोषण करना चाहते हैं। से समर्थन लेना पड़ेगा, अगर आप गठबंधन में पाकिस्तान शामिल हो जाएगा, ये हाल हो गया कांग्रेस का। लाओगे तो हमको भी अधिकार है ये पूछने का बयान था कि आपकी पूरे देश को शर्मसार करता है, उस राज्यों में सापरा जी आप अपनी बात रख रहे हैं। गौरव भाटिया आप डिस्टर्ब मत करिएगा, आप सापरा जी की बात सुन लीजिएगा। सापरा जी, लेकिन आपको तो इस पे बुरा लगना ही नहीं चाहिए। सापरा जी जरा सुन लीजिए, सवाल में एक एड ऑन भी है, क्योंकि आप बोल रहे थे तो उस बीच मुझे एक और कुछ ख्याल आया। आपको तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी नींव जो है वो तो आप ही लोगों ने रखी है। हिंदू आतंकवाद, आप कहते हैं कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड से आरएसएस की तुलना करते हैं, आप साथ ही साथ कहते हैं भगवा आतंकवाद। तो जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर कैसे उछाल सकते हैं? तो तैयार रहिए। मैं सब बातों पे आ रहा हूं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। गौरव भाटिया आपको सुनने नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं कि ये पंचायत चुनाव का नैरेटिव बदलना चाहते हैं, विकास के मुद्दे से ये भावनात्मक पंचायत चुनाव भी आप हारोगे क्योंकि आप देश के विपरीत खड़े रहते हो। आप ये बात करिए ना कि आर्टिकल 370 पर आपने क्या किया? 35 राहुल गांधी ने आपको ऐसे वकील ने जाके सुप्रीम प्रधानमंत्री के खिलाफ वाला बयान दिया। देखिए, आप ये बताइए कि मसरत आलम को क्यों छोड़ा गया, किसकी अंदरानी को क्यों छोड़ा राहुल गांधी के आईएसआई देश के अंदर आईएसआई को पठानकोट में रेड कारपेट वेलकम क्यों दिया? ये तमाम सारे प्रश्नों के जवाब आपने देने हैं। सीज फायर वायलेशन, एक तरफा युद्ध विराम, के जवान भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। देश की सरहदों को बचा के रखते हैं, वो दो देशों की आर्मी के बीच में होता है। जिन्होंने युद्ध विराम हुआ, भारत की आर्मी के बीच इतनी हिम्मत है, और पाकिस्तान भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगेंगे और आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाएंगे। जब आपने ओछी गंदी राजनीति करी है, मैं आप दोनों को रोक रही हूं। आप दोनों में से किसी की आवाज सही से नहीं समझ पा रहे होंगे दर्शक, मैं यकीन से कह सकती हूँ। अभिजीत अवस्थी जी हमारे साथ है। अभिजीत अवस्थी, आरएसएस का सपना अखंड भारत का था, लेकिन जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है, आपके आरएसएस जो वैचारिक संगठन है उसके राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरफ से, वो बता रही है कि यहाँ तो खंड खंड भारत है। ऐसी जगह पर जहां पर लोकतंत्र को बचाना एक बड़ी चुनौती है, जहां पर उम्मीदवार खड़े नहीं हो रहे हैं, जहां पर उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं तो वो अपना नाम वापस ले रहे हैं, वहां पर ऐसी बयानबाजी।
प्रीति जी, एक बात तो बड़ी अच्छी आपने कही कि आरएसएस अखंड भारत में विश्वास करता है। जो हम पर आरोप लगाया जाता था कि आरएसएस ने द्वि राष्ट्र की थ्योरी को समर्थन दिया, आज आपने खुद अपने मुंह से कहा, मैंने कुछ नहीं कहा इसमें। नहीं, मैं तो मोहन भागवत के बयान को आपको बता रही थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लिया ना, इस बात को मानते हैं। नंबर 2 बात, मैं इतिहास, पल्लवी जी देखे, मैं देखे, हाँ पल्लवी जी, अभी मैं बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए आप, मैं बिल्कुल लेटेस्ट बात करता हूँ। भारत की विदेश मंत्री यूएनओ में एक भाषण देती हैं, उस भाषण पर प्रतिक्रिया पाकिस्तान और कांग्रेस के भूतपूर्व विदेश मंत्री की एक सी आती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक आती है। विदेश मंत्री ने वहाँ पे कहा कि जो भी कहा उसमें कहा, पाकिस्तान ने कहा कि वो अपने डोमेस्टिक वोटर्स को एड्रेस कर रही थी। उससे भी ज़्यादा भयंकर उनका वो बीजेपी के वोटर्स को कर रही थी। इसका मतलब कांग्रेस के वोटर्स भारत की उस नीति पर, हाफिज सईद के बारे में जो बोला उन्होंने, आतंकवाद के बारे में बोला, उससे सहमत नहीं है। ये तो खुद कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा है। मैं लेटेस्ट बात बता रहा हूं कि इतिहास की बात नहीं, इतिहास से मैं करना चाहूं मुस्लिम ब्रदरहुड, आरएसएस, भगवा आतंकवाद, हिंदू तालिबान, ये सब मैं अभी नहीं कहने वाला, वो मैं कर सकता हूं, लेकिन ये तो बिल्कुल लेटेस्ट, कोई पार्टी का नहीं। यूएनओ में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की विदेश मंत्री ने बोला, उस पर पाकिस्तान और कांग्रेस के नेता की बिल्कुल एक प्रतिक्रिया, कहीं कोई एक शब्द, बल्कि उससे भी ज्यादा उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी के वोटर्स का एड्रेस कर रही थी वो वहां पर। मतलब कैसे कह रहे हैं कि भारत का बीजेपी के वोटर से अलग वोटर कोई क्या आतंकवाद के बारे में डिफरेंट राय रखता है क्या? वो पाकिस्तान के साथ है क्या? उन्होंने कहा है, और सही कहा उसने कि सर्जिकल स्ट्राइक पर 2 ही लोग उंगली उठाने वाले थे। दोनों ने कहा फर्जी। नीतीश कह रहे हैं जैसे सेंटिमेंट्स आते हैं कांग्रेस की तरफ से, वो ऐसा लगता है कि आतंकवाद को समर्थित पार्टी नजर आती है। कई मौकों पर ऐसा हुआ है और उस वक्त सामना भी करना पड़ा है विरोध का कांग्रेस को। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है जो हम 2014 से देखते आ रहे हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनने का बहुत शौक है। नेशनलिस्ट कौन है, हम सर्टिफाई करेंगे। हिंदू कौन है, हम सर्टिफाई करेंगे। भारत के हित में कौन बोल रहा है, हम सर्टिफाई करेंगे। मेरी बात सुनिए, शशि थरूर जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने ये कहा कि सुषमा स्वराज ने हाफिज सईद का नाम लिया इसीलिए हमें चुभन हो रही है? उन्होंने एक सिंपल सी बात कही, हम सब एक डेमो, आप शशि थरूर को छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस के यहाँ स्पोक्स पर्सन बैठे बताएंगे। हम एक ऐसे भी ट्विटर पे भी मैं देख रही थी, काफी सारे नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स ने भी अपना क्रिटिक दिया उस पे। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारी फॉरेन मिनिस्टर गई है फॉरेन सॉइल पे, उन्होंने कुछ बयान दिया है, क्या सिटीजन्स ऑफ कंट्री हमें इतना भी हक नहीं है हम उस पर अपना क्रिटिक दें? अब ये बोलेंगे भाई आप पाकिस्तान के समर्थक है इसलिए आप उनका वो क्रिटिक कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, इतना पाकिस्तान में पाकिस्तान नहीं होता जितना बीजेपी हिंदुस्तान में पाकिस्तान करती है। ऐसा है कि व्यक्तिगत रूप से किसी को भी अभिव्यक्ति की आजादी है। सुषमा स्वराज से हो सकता है कोई असहमत भी हो, लेकिन एक जब राजनीतिक पार्टी का भूतपूर्व विदेश मंत्रालय का मंत्री जब ये कहता है और बिल्कुल ठीक आइडेंटिकल वर्बेटम पाकिस्तान की लाइन और उससे भी ज्यादा खतरनाक लाइन शशि थरूर की है कि उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय मंच को नहीं संबोधित कर रही थी, वो अपनी देश के वोटर्स को संबोधित। इसमें खतरनाक है बिल्कुल कि उन्होंने आतंकवाद को कह दिया कि पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, आतंकवाद का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, बीजेपी को लेना देना है, बीजेपी को लेना देना, भारत को कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी के वोटर्स के लिए कर रही थी। भारत पाकिस्तान, भारत आतंकवाद से पीड़ित नहीं है। और ठीक यही मनमोहन सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान, क्या मेरा ये बिल्कुल, अगर गलत हो तो आप बता दीजिए ना। आप गलत, आप ट्विटर की बात करें, ट्विटर पर मैं कह रहा हूं, मैं ट्विटर की बात आप कर रही है ना, आप ट्विटर की बात कर रही हैं, ट्विटर की बात कर रही हैं, आप ट्विटर सोशल मीडिया पे जितने लोग क्रिटिक कर रहे हैं उससे 10,000 गुना ज्यादा सुषमा स्वराज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। कहा कि पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने खुल करके हाफिज सईद का नाम लिया, कहा कि ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया और हाफिज सईद खुला घूम रहा है। ये पहली बार हुआ है यूएनओ के अंतरराष्ट्रीय मंच पर। एक सेकंड, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि वो बीजेपी के वोटर्स पे टारगेट है, बीजेपी के वोटर्स। हाँ, तो क्या है इसमें? मतलब भारत के बाकी लोगों के लिए आतंकवाद समस्या नहीं है, भारत के बाकी लोगों के लिए आतंकवाद समस्या नहीं है, भारत के बाकी लोग क्या सिर्फ बीजेपी के वोटर्स के लिए? तो मैं बोल रही हूँ कि भाई आप आरएसएस नहीं, मैं क्या, ये तो शशि थरूर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, शशि थरूर बोल रहे हैं। वो अरे शशि थरूर कह रहे हैं सुषमा स्वराज वाज एड्रेसिंग बीजेपी वोटर्स। हाँ,
मैंने नहीं कहा ये शशि थरूर ने कहा। क्या एक भारत के भूतपूर्व विदेश मंत्री को ये प्रतिक्रिया देनी चाहिए? हाँ या ना? ये कहा, शशि थरूर ने ये कहा कि सुषमा स्वराज ने काफी सारी बातें जो कही वो यूएन के प्लेटफॉर्म के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। हम इंडिया को फॉरेन पोडियम पे कैसे रखना है वैसे उस हिसाब से ठीक थी, लेकिन बाद में ऐसा लगने लग पड़ा कि वो एक इलेक्शन रैली की स्पीच दे रही है। वो बता दीजिए मुझे क्या था? एक सेकंड, वो शशि थरूर से पूछिए ना। नहीं आप कह रही ना, आपने सही कहा, आप कह रही हो सोशल मीडिया। अरे आप कह रही है ना कि सोशल मीडिया पर भी है, आप कह रही है सोशल मीडिया। आप बताइए ना, आप उसको अप्रिशिएट कर रही है शशि थरूर को, आप शशि थरूर को अप्रिशिएट कर रही है ना। मैंने तो साफ बताया, मैंने तो साफ बोला, मैंने साफ बोला। आप बताइए ना क्या है, किस बात पे आपत्ति थी शशि थरूर को? हाफिज सईद का नाम लेने पर ना, यही तो आपत्ति थी ना। यही तो आपने कहा कि शुरू, मैं बताता हूँ, इन्होंने खुद अभी माना कि शुरू में वो ठीक बोली। इन्होंने खुद कहा कि शशि थरूर ने कहा कि शुरू में वो ठीक बोल रही थी, लेकिन बाद में जो ही हाफिज सईद का नाम लिया, आतंकवाद का नाम लिया, वो गलत हो गया। आपने खुद माना भी है, आपने खुद मान लिया। खुश रहे होंगे क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां पहले ही चुनाव नहीं लड़ रही थी। हुर्रियत ने अपने आप को अलग किया हुआ है, पाकिस्तान परस्तों को लेकर अपना लगातार बयानबाजी दोनों पार्टियां कर रहे हैं। ऐसे माहौल में तो जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपने आप को मजबूती से पेश करती, इस तरह की बयानबाजी हो रही है, आप तो खुश होंगे कि वो लोग भी मजबूती से अपनी बात रख ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्रीति जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज मुझे कोई दुख नहीं है कि जब भी हम कोई ऐसी बात कहते हैं कश्मीर समस्या का समाधान हो, पीसफुली हो, तो आप हमें देशद्रोही कहते हैं। आज देखिए ना, आज जो नथुराम गोडसे को पूजने वाले लोग हैं, नथुराम गोडसे को श्रद्धांजलि देने वाले लोग हैं, जो अंग्रेजों के मुखबिर रह चुके हैं, वो जिन्होंने भारत की आजादी के लिए कुर्बानी दी, उन लोगों को आज ये देश विरोधी कह रहे, देशद्रोही, आतंकवादी कहते हैं। आप देखिए ना, आपको इस बात को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जिन्होंने आजादी के लिए लड़ा, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, उन्होंने बलिदान दिया। आज ये राजनीति के कारण, सत्ता के कारण ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को ये देश विरोधी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। हमें तो आज दुख ही नहीं है जब हम ये कहते हैं कश्मीर समस्या का समाधान हो। आप देखिए, आपको इस बात को समझना चाहिए। आज मोहन भगवत जी कहते हैं कि भारत की जो राजनीतिक दल है, जो अपोजिशन पार्टीज है, उनमें दम नहीं है कि वो राम मंदिर का विरोध करेंगे, जबकि ये जानते हैं कि मसला सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट में है। तो आप देखिए कहां पर इस देश को ये ले जा रहे हैं। और जब हम लोग ये कहते हैं कि कश्मीर समस्या का समाधान हो, चुनाव मसले का हल नहीं है, हमने कहीं चुनाव लड़े हैं, लेकिन ये मसला है। और एनडीए के जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा इस समस्या का समाधान करना होगा इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के दायरे में। तब वाजपेयी जी देश विरोधी नहीं हुए। जब हम ये बात कहते हैं तो हम जैसे लोग आज एक पार्टी जिसने इतना सपोर्ट किया देश के लिए, उसको आतंकवादी कह दिया जा रहा है। प्रीति जी, मुझे बशीर बद्र से माफी मांगते हुए उनकी पंक्तियों को कुछ बदल के कहने की इच्छा हो रही है कि ये नए मिजाज की सियासत है, बेशर्म हो के किया करो। देखिए, आज एक दूसरे को भला बुरा कहने की शुरुआत नहीं हुई है। एक बहुत अरसा पहले इस तरह की बयानबाजी शुरू हुई जिसने लोगों को भौंचक कर दिया। आज से करीब 10 साल पहले, कह लीजिए 9 साल पहले, बंबई में एक किताब का विमोचन करते वक्त दिग्विजय सिंह थे, और उस किताब में क्या लिखा था कि जो 26/8 के आतंकवादी हमले बंबई में हुए हैं, 26/11 के, वो आरएसएस की साजिश के तहत हुए हैं। आप सोच सकते हैं। और ये दिग्विजय सिंह कोई नए नवेले नौसिखिए नेता नहीं है, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तपे तपाए अनुभवी हैं, 10-10 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। भाजपा का क्यों समर्थन कर रहे हैं? अभी आप धैर्य रखिए, सुनिए, मैं आगे भी आऊंगा। इरफान हफीज लोन, आपके बखिए भी उधेड़ूंगा, अभी चिंता मत कीजिए, आप पर भी आऊंगा। ये वो हफीज लोन है जो आए दिन आतंकवादियों की पैरवी करते नहीं थकते। इनके पिताजी का कत्ल कर दिया था उन आतंकवादियों ने।
क्या कहती होगी उनकी रूह अपने बेटे को देखकर। तो कश्मीर की सियासत हो या देश की सियासत हो, रसातल में मिला दिया है इस सियासत ने हर संभावना को जिसमें कि देश के अंदर एक सहमति हो सके। आतंक जैसी चीज जो देश को लील रहा है, उस पर यदि आप एक सहमत नहीं हो सकते, देश पर आपत्ति आई हो और आप अपनी सियासत के चलते एक दूसरे की जड़ काटने में तुले हुए हों, तो कहां से बचेगा ये देश। इस वक्त कश्मीर हो या बाकी का बचा हुआ देश हो, राष्ट्रहित के इश्यूज के ऊपर राजनीतिज्ञों को अपने अपने क्षुद्र स्वार्थ छोड़ करके आगे एक मत होकर के आना आवश्यक है, वरना हाफिज सईद जैसे ये इरफान हफीज लोन जैसे लोगों की चांदी हो जाएगी। अगर पूरा देश इनके सामने लड़ता हुआ दिखाई पड़ा, ये तो कहेंगे कि आजादी आने वाली है। ये हालत होने वाली है इस देश की। अगर आप कश्मीर ही नहीं, मुंबई में याकूब मेमन जैसे लोगों के जनाजे निकालेंगे, उनको महिमा मंडित करेंगे, तो कहां बचेगा ये देश। तो ठंडक पड़ी आपको। इरफान हफीज कितने आतंकवादियों के इस तरह से जनाजे निकले हैं, कितने आतंकवादियों के जनाजे हर सरकार को, हर राजनीतिक दल को, हर नेता को जवाबदेह होना पड़ेगा कि आतंक के मामले में वो एक पक्ष या एक क्षुद्र स्वार्थ का हामी न हो, वो हीलिंग टच के इशू के ऊपर हजारों की तादाद में पत्थरबाजों को छोड़ने का हामी न हो। सापरा जी, इस पर उत्तर दीजिए। ये वो पौध है, ये वो आतंकवाद की तथाकथित पौध है जिसको आप पोषित करते रहे, जिसको आप बार बार कोट करते रहे। अगर कोई आपके खिलाफ बोलेगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा, वो आतंकवादी हो जाएगा। वही पौध है जिसको आज आप देख रहे हैं, आज आपके खिलाफ बोला जा रहा है। फर्क बस यही है। सापरा साहब, देखिए, मुझे खुशी होती अगर सुशील पंडित जी पूछते कि मसरत आलम को क्यों छोड़ा गया, अगर ये पूछते कि आसिया अंद्राबी को क्यों छोड़ा गया, अगर ये पूछते कि जो 3 साल भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार थी उसमें अलगावादी नेता जो हैं, जो यासीन मलिक और गिलानी और ये सभी लोग जो हैं, इनको क्यों खुलेआम केवल नमूने के तौर पर 2-4 चीजें पूछी हैं। जरूरी नहीं है कि मैं पूरी की पूरी लॉन्ड्री लिस्ट आपके सामने पढ़ूं ये जतलाने के लिए कि मैं इस विषय के ऊपर क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर चल रहा हूं। वो किस तरह से आईएसआई का दलाल बन गया, इनको ये भी मुझे इस राजनीति, इस दलगत राजनीति के अंदर आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कम से कम मैंने एक सिद्धांत की बात कही है। आईएसआई का क्या संगम है, इनका क्या लेन देन है, ये भी आप पूछिए इनको। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं अगर पूरा का पूरा आधा घंटा मुझे आप कार्यक्रम का देंगे तो मैं जरूर पूछूंगा। उत्तर दीजिए। सापरा जी ने कुछ बुनियादी सवाल आपसे पूछे। जितना समय मिला उसमें केवल कांग्रेस को टारगेट करते हो, बीजेपी ऐसी बात नहीं है। मैंने पत्थरबाजों के बारे में भी बात की है। प्रीति जी एक एक करके मैं उत्तर देता हूं। सुषमा स्वराज जी ने जिस तरह से मजबूती से भारत का पक्ष रखा, अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान का घिनौना चेहरा पूरी तरह से साफ हो गया। और मैं समझता हूं कि इससे पहले भी पिछले साल भी यही हुआ था, जब पाकिस्तान को टेररिस्तान बुलाया और अमेरिका ने और ब्रिक्स नेशन ने सबने भारत का समर्थन किया। अरे भैया, राहुल गांधी पाकिस्तान जाएंगे, क्यों बन गए हैं? पाकिस्तान की बात राहुल गांधी करते हैं। प्रीति जी, इनको या तो आप चुप करा लीजिए। अच्छा, रहमान मलिक अब समर्थन कर रहे राहुल गांधी का। भारत के वोटर तो देंगे नहीं वोट, ट्विटर फॉलोअर्स उज्बेकिस्तान से लाते हो और सारा समर्थन पाकिस्तान से लेते हो। सिद्धू को भेजा, भाजपा के गले लग रहा था। ये हालत है। अमरिंदर सिंह ने क्या फटकार लगाई, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, उनके मुंह में दही जम गई। काश यही दही आपके मुंह में जमती और शर्म से आपका चेहरा लटक जाता जब गुलाम नबी आजाद भारतीय सेना का अपमान करते। और एक बात और कहना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, लेकिन कम से कम देश के मुद्दों पे साथ खड़ा होना सीखिए। अगर देश आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस केवल अपना निजी स्वार्थ, सत्ता का सुख पाने के लिए तड़पती है। जैसे मछली
जल के बिना तड़पती है, राहुल गांधी सत्ता के बिना तड़पते हैं। कह देना राहुल गांधी से, अगर मुलाकात कभी हो पाए, कि राहुल गांधी को देश की जनता ऐसा सबक सिखाएगी, राजनीति छोड़ के भाग जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द कहना, पाकिस्तान के साथ खड़े होना, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में। मुझे लगता है कि मैं इस बात का विरोधी था कि बीजेपी और पीडीपी मिलकर के सरकार बनाए, लेकिन सिर्फ एक तर्क था कि वहां 28 लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए विधायकों को उनको एक मौका दिया जाना चाहिए। विश्व परिदृश्य के सामने, विश्व परिवेश में ये हो कि हम लोकतंत्र, पूरा भारतवर्ष लोकतंत्र के प्रति आस्था रखता है, बावजूद इसके कि दो हम बिल्कुल पूरी तरीके से उनसे सहमत न भी हों। इसलिए मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहता हूं, पल्लवी जी ने अभी ने कहा और शशि थरूर को कोट करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि पहले सुषमा जी ठीक बात कर रही थी, बाद में उन्होंने हाफिज सईद का नाम लिया। तो ये बिल्कुल साफ बात है कि हाफिज सईद का नाम लेने पर उनको आपत्ति थी। इसलिए ये मैं कह रहा हूं, और सिर्फ ये नहीं, बाटला हाउस एनकाउंटर मेरा क्या आपने कहा, आप रिप्ले कर लीजिए। मैंने नहीं कहा, बिल्कुल कीजिए। मैंने कहा ये आपके अकॉर्डिंग आपने नहीं, मैंने नहीं कहा। आपने कहा शशि थरूर को कोट करते हुए कहा, आपने शशि थरूर को कोट करते हुए कहा कि नहीं, शशि थरूर ने तो ये भी कहा कि नहीं, सुषमा जी थोड़ा अच्छा बोल रही थी शुरू में, लेकिन बाद में हाफिज सईद के बारे में बोली। शुरू में वो जनधन योजना, उज्ज्वला योजना के बारे में बोली, बाद में हाफिज सईद के बारे में बोली। हाफिज सईद का नाम आती प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए सुषमा स्वराज पर। तो आतंकवाद का हाफिज सईद का समर्थक कौन है? मैंने कहा था, आपने कहा, आप रिप्ले कर लीजिए। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो अभी साफ हो जाएगा। आप रिप्ले कर लीजिए। आप सुषमा स्वराज का 21 मिनट का भाषण भी दिखा दीजिए। मुझे इस बात का उत्तर दीजिए कि क्या दो मुख्य पार्टियां जिन्हें मौका मिला वहां पर मजबूत करने का लोकतंत्र को, क्या ऐसी स्थिति होनी चाहिए? मैं वही बता रहा हूं कि जब आप पीडीपी के साथ समर्थन में सरकार बनाते हैं तब वो आतंकवादी समर्थित नहीं होती है, और कांग्रेस को जब कहना है तब वो आतंकवादी समर्थित हो गए या वो आतंकवादी पार्टी हो गई। जब नारे लगते हैं तो वहां पर छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। 4 साल से आपकी सरकार है, चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई उनके खिलाफ। नारे लगे थे आपकी सरकार से पूछे ना, मीडिया में दिखाई दिया, सरकार गई ऐसी की तैसी में, नारे लगे थे, राहुल गांधी गए थे, सरकार नारे लगे थे और राहुल गांधी गए थे। आप ये बताइए, सरकार ने कार्रवाई नहीं की, सरकार की आप आलोचना करो, लेकिन नारे लगे थे और राहुल गांधी ने उनका समर्थन किया था। ये महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात ये है कि वहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ये नारे लगे और राहुल गांधी वहां गए और कहा कि छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है, मीडिया ने साफ कहा, वो डॉक्टर मीडिया नहीं कहा, मीडिया नहीं दिखाई दी, वो मीडिया ने नहीं पकड़े गए। सरकार की गलती है, सरकार फेल हो गई, लेकिन ये तो सच है कि राहुल गांधी ने उनका सपोर्ट किया। पल्लवी शर्मा, तो फाइल करते सर, अरे गलती है ना सरकार की, लेकिन नारे तो लगे थे। नहीं, नारे तो लगे थे ना। अब ये कह रही नारे भी नहीं लगे थे, अब ये कह रही नारे भी नहीं लगे थे। ये झूठ, नारे लगे थे तो सबूत, ये झूठ, नारे लगे थे तो सबूत का है, मतलब बीजेपी और आरएस पर्चा लेके आ जाओ और सारी दुनिया मान ले। बीजेपी और आरएस पर्चा लेके आए, सर्टिफिकेट लेके आए, बीजेपी और आरएस पर्चा के पूरे मीडिया ने दिखाया, मीडिया ने दिखाया। पल्लवी शर्मा रुकिए, आप विरोध करें, कोई भी किसी बात का विरोध करे, लेकिन उसको ये सर्टिफिकेट थमा देना कि ये आतंकवादी पार्टी है, ये तो सरासर गलत है ना। इसकी तो निंदा कम से कम होनी चाहिए और आपको करनी चाहिए इस बात की निंदा। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि जैसे किसी ने, और वो भी ऐसी जगह पर जहां पर लोग उम्मीदवार नहीं खड़ा करने दे रहे हैं, आतंकियों का डर भरा पड़ा है। ऐसी और कैसी जगह की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, कहीं पर भी हो उसका सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जब मुस्लिम ब्रदरहुड से आरएसएस की तुलना की जाती है और ठीक वही बात यूएनओ में पाकिस्तान का कहता है, तो किसके रिश्ते किसके हैं ये? पाकिस्तान से रिश्ते किसके हैं ये? किसके रिश्ते हैं ये? पाकिस्तान से रिश्ते किसके हैं? ये ऐसा क्यों होता है कि जो यहाँ पे कांग्रेस बोलती है वही पाकिस्तान बोलता है? वहां पर कौन है मिला हुआ अंदर से? वहां पे मणिशंकर अय्यर जाके कहते हैं हमें मदद करो मोदी को हटाने में, कौन है? साफ है, बिल्कुल साफ है। आपको ये पता है कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव मामला है वहां पर। सापरा जी, मैं आपसे मुखातिब हो रही हूं। सापरा जी सुन लीजिए,
अवनीश अवस्थी और पल्लवी शर्मा को आप बहुत देर से सुन रहे थे। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि सेना की कार्रवाई में आतंकियों से ज्यादा आम नागरिक माने जाते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से आता है भारतीय सेना कश्मीरियों पर अत्याचार करती है। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि मोदी सरकार को हटाए बिना भारत पाकिस्तान से बातचीत मुमकिन नहीं है, तो मोदी सरकार के चलते ये संबंध बिगड़े हैं, ये पाकिस्तान से आवाज आती है। सलमान खुर्शीद, भारत सरकार ने पाकिस्तान के अमन के पैगाम का उचित जवाब नहीं दिया, तब वहां से आवाज आती है कि हम अमन चाहते हैं लेकिन भारत सहयोग नहीं करता है। सैफुद्दीन सोज का बयान है, शशि थरूर के बयान पर तो आप देख ही रहे हैं, घमासान मचा हुआ है। तो आप लोगों को भी तो थोड़ी सेंसिटिविटी बरतनी चाहिए, और जो सेंटेंस आप लोगों के नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मास के सेंटिमेंट्स हैं उनको दरकिनार रखा जाता है और आपको विरोध का सामना करना पड़ता है। अब बस फर्क ये है कि बयान इस दफे बीजेपी की तरफ से आया है। देखिए प्रीति जी, जहां तक गुलाम नबी आजाद साहब की स्टेटमेंट का सवाल है, उन्होंने एक चिंता जताई थी, एक संवेदना जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति उन्होंने व्यक्त की है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोगों को गोली मारी जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है निर्दोष लोगों को मारा जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान है? क्योंकि वो कहते हैं उसके बाद में अगर आप ये बात करती हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चुनाव के अंदर मंच पर खड़े होकर के कहते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व आर्मी के चीफ ये पाकिस्तान के लोगों के साथ में बैठ करके ये साजिश कर रहे हैं। और फिर उस सवाल को जब पार्लियामेंट में कांग्रेस ने पूछा तो प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं थी, प्रधानमंत्री 15 दिन पार्लियामेंट में शक्ल दिखाने नहीं आए और फिर अरुण जेटली को भेज दिया उन्होंने माफी मांगने के लिए। ये तो देश के प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई पार्टी अगर खड़ी है और चेहरा यही है कि झूठ बोलिए, शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स ये भारतीय जनता पार्टी करती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की सेवा या जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा नहीं की है। कांग्रेस ने केवल वहां की सत्ता की मलाई लगाने का प्रयास किया है। क्या ये दोनों देश की सबसे बड़ी पार्टियां जिन्हें मौका है जम्मू कश्मीर में नगर निगम के चुनाव और पंचायत चुनाव में अपने आप को मजबूती से पेश करने के लिए, क्या ये वहां के आवाम के सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है कि राजनीति का तर्ज बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी आज आप इसको कश्मीर के चुनावों में देख रहे हैं, कल इसकी बानगी आपको देश भर में दिखाई पड़ेगी। गुजरात में मौत का सौदागर आज से 11 साल पहले कहा गया था। ये आज ही की मतलब ये सिलसिला शुरू हुए काफी समय हो गया है, अब तो ये परवान चढ़ गया है। एक दूसरे के प्रति इज्जत ना होना, शालीनता ताक पे रख देना, ये कहां से शुरू हुआ और किसने फिर इसमें इस आग में किसने कितना घी डाला और किसकी, दोनों पार्टियों के पास एक लंबी लंबी फहरिस्त है। दोनों पार्टियों के पास एक लंबी लंबी फहरिस्त है। सापरा साहब मैं बोल रहा हूँ, सापरा साहब अभी मैंने बोलना बंद नहीं किया है। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, तो दोनों तरफ से स्पीच राइटर्स ने इसमें कोताही की है, इसमें मर्यादा का अतिक्रमण किया है, इनको याद आता है, इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि आज देश के हालात ऐसे नहीं है कि हम ये अफोर्ड कर सकें, खासकर उन इश्यूज के ऊपर जहां देश जीने मरने की लड़ाई लड़ रहा है। आप चुनाव जीतने हारने के लिए कुछ कहते फिरें, लेकिन उन मुद्दों पर जहां ये देश आज टूट सकता है, उस पर अगर हम एकमत नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? देश बचेगा तो आपकी राजनीति चलेगी, तो जिसने देश बचेगा तो चुनाव होंगे जो आप जीतेंगे या हारेंगे। देश नहीं बचेगा तो फिर क्या करेंगे आप नहीं रहेंगे। ये सोचना पड़ेगा। आप कुछ इश्यूज को अपने राजनीतिक चश्मे से उतार कर देखना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे, क्षमा कीजिए, इस तू में से इसका हल निकलने जिस तरह से सुशील पंडित कह रहे हैं कि ये सेंटिमेंट समझना होगा कि कितना जरूरी है देश को अखंड रखना, और जो ये नहीं समझ पाएगा उसे मुंह की खानी पड़ेगी। हाफिज लोन, हम तो वही बात प्रीति हमेशा कहते हैं। हम कहते हैं जैसे कश्मीर में जो समस्या है इसका अगर समाधान हो, लोगों की जो भावना है उसकी कदर हो और एक बातचीत के जरिए समस्या का समाधान हो। लेकिन जब हम ऐसी बात करते हैं कि भारत सरकार की जो नीति है
कश्मीर की समस्या वहां का जिहाद है, पर जो डिसअफेक्शन है उसे कश्मीर की समस्या वहां का जिहाद है, वायलेशन वहां के नारों में लिखा है वहां की क्या समस्या है में नहीं है। वो देश जब वो कहते हैं ना आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बताना यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, वो है कश्मीर की समस्या। पूरे भाजपा के उसको जरा ठीक ठाक देखिए, पहचानिए। मुझे लगता है आज गारो आंखों पर से वो चश्मा हटाइए आप। आज सुशील कश्मीर को आप इस गाड़ी पे लादने की कोशिश मत कीजिए। कश्मीर से निपटने के लिए ही इन दोनों दलों को एक वाणी में बोलना पड़ेगा। भाजपा के प्रवक्ता बने हुए हैं, वरना कश्मीर की हालत भी और खराब होती चली जाएगी। समझना चाहिए, आपको इस बात को समझना चाहिए। आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है वहां पर राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग को ये लहराने नहीं दे रहे हैं। आज आप देख रहे हैं डिवाइड एंड रूल कैसे कर रहे हैं राजनीति के लिए। आप अपने घर पर लहराइए एक बार राष्ट्रीय ध्वज, उसके बाद बताइएगा किसको कहां क्या लहराना है। मारते हैं लोगों को, जिस दिन आप अपने घर पर तिरंगा लहराएंगे ना, उस दिन आप ये बोलने लायक होंगे कि कहां पर तिरंगा है और कहां पर नहीं है। वो विरोध देश विरोधी लोग ये ढकोसला और ये मगरमच्छी आंसू बहाना बंद कीजिए। जिस दिन आप तिरंगा थामेंगे उस दिन आप ये पूछने लायक बनेंगे कि कहां तिरंगा है और कहां नहीं है। रखी कांग्रेस पार्टी ने कहीं दफा माफी मांगी अपनी गलतियों के लिए, लेकिन भाजपा ने उसके बाद उससे बड़ी गलतियां की। देखिए, एक गलती की माफी हो सकती है। गौरव भाटिया, आप हफीज लोन को भी सुन रहे हैं और कश्मीरी पंडित सुशील जी को भी सुन रहे हैं। दोनों के सेंटिमेंट जम्मू कश्मीर की जनता के आवाज के तौर पर अलग अलग तरीके से मापे जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, बातचीत हो रही है, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से नेताओं की बयानबाजी हो रही है, वहां पर उसकी अगर पृष्ठभूमि में जाएंगे तो कांग्रेस ने भी अपने आप को कम अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर में पेश करने की कोशिश नहीं की, वो भी हमने देखा है। लेकिन क्या इस तरह से अखंड भारत का निर्माण होगा? और अगर कांग्रेस आतंकवादी पार्टी बन जाएगी तो फिर लोकतंत्र रह कहां जाएगा? फिर तो वहां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी रह जाएगी। तो कैसे होगा फिर लोकतंत्र का निर्माण वहां पर? वही इनको चाहिए, इनको तो प्रीति जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये शाह और शहनशाह इनको बुलवा लीजिए, इनको पहले इनके मुंह में जो है लेकिन गौरव भाटिया तानाशाही का प्रमाण इनको ये कांग्रेस के इनको पहले बुलवाइए प्रीति जी। नहीं, आप पहले उनको जो आतंकवादी है बुलवाइए। सर मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे अभी पल्लवी की बात मीडिया पर धमकी देता है। रियाज सकारात्मक बहस कर इनको बुलवाइए लोगों को अगवा करके राहुल गांधी के बाद में जाके इनको शाबाशी लगता है लेनी है, मुद्दे पे बोलते नहीं है। और प्रीति जी आप डिबेट रेगुलेट नहीं कर पा रही, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बीच में आएंगी तो अच्छा लगेगा। इनको चुप करवा दीजिए, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। गौरव भाटिया, सापरा जी चुप हो जाइए प्लीज। सर टाइम के भी तो समझिए ना बात, फिर मुश्किल हो जाएगा आपके पास भी आना। गौरव भाटिया जल्दी से 30 सेकंड करता है। गौरव भाटिया 2018 इनको चुप कराइए पहले। 3 आतंकवादियों को सापरा जी भारतीय जनता पार्टी के पास में इसका जवाब है? नहीं, अभी चुप कराइए की बात है। मैं उत्तर मांग रहा हूं ना। मैं काटे तो मैं जवाब दूंगा। आप उत्तर दीजिए। आप ये उत्तर दीजिए कि रियाज नैकू ने 3 आतंकवादियों प्रीति जी आप ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाती है जिनके साथ बहस हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ये जानते ही नहीं कि आज का विषय क्या और तरीका क्या है। गौरव भाटिया आप रखिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, सुषमा स्वराज जी देश के लिए बोल रही थी। हर नागरिक को गर्व महसूस हुआ जब सुषमा स्वराज जी ने पाकिस्तान को करारा थप्पड़ मारा और दिखाया उसकी जगह क्या है। लेकिन कांग्रेस जो बात कहती है वही पाकिस्तान कहती है। क्यों ऐसा होता है? क्या ये क्या गलत नहीं है कि आप भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन पे सवाल उठाएं? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पल्लवी आप पे सवाल उठाएं। देखिए, मैं सहमत हूँ कि जो इन्होंने कहा कि दोनों तरफ सोचने की जरूरत है कि देश पहले है और बाकी बाद में। देखिए, बीजेपी कहेगी भाई सिद्धू जी गए पाकिस्तान, तो कांग्रेस कहेगी भाई आपने पठानकोट अटैक के बाद आपने जेआईटी क्यों बुलाई पाकिस्तान से हमारे इधर करने के लिए। तो दोनों तरफ से कीचड़ उछलेगा। इनको सच में तय करना है कि देश का 1 सेकंड 5 सेकंड देश का हिस्सा है। लेकिन मैं सुशील जी की एक बात से सहमत नहीं हूं जो इन्होंने कश्मीर के मुद्दे पे कही। इन्हें कश्मीर का मुद्दा अपना कम्युनलिज्म का चश्मा उतारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली की आवश्यकता है। हम तो पूछेंगे, मैं वक्त आ चुका है जनता की राय जानने का। सवाल था क्या कांग्रेस की तुलना आतंकी संगठन से करना बीजेपी की हताशा दिखाता है? बड़ी तादाद में लोगों ने माना है कि
ये बीजेपी की हताशा को नहीं दिखाता है। एसएमएस में हमें यही जवाब मिला और लगभग यही उत्तर हमें ट्विटर पर भी जब हमने ये सवाल पूछा था तो लोगों ने माना कि बीजेपी की हताशा को नहीं दर्शाता है।